2016 में कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर कोलैप्स में जब 26 लोगों की जानें गई, तब एक बहुत ही चिंतित और आक्रोशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी भगवान पर नहीं, ममता बनर्जी की खुद बनती है। इट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। हमारे देश में करप्शन कोई नई चीज तो है नहीं, खासकर की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। आज से 40 साल पहले बनी कल्ट क्लासिक जाने भी दो यारो इसी मुद्दे पर बनी थी, जब कंस्ट्रक्शन के चलते एक ब्रिज इनॉग्रेशन के समय ही कोलैप्स कर जाती है। लेकिन 2014 में जब देश ने असली आजादी पाई तो देशवासियों को यकीन था कि अब करप्शन के दिन, खाने खिलाने के दिन चले गए। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, सब चंगासी। आज एक दशक बीतने के बाद सब चंगासी, सब नंगासी हो गया है और लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ खास मित्रों को छोड़कर सभी लात ही बस खा रहे हैं हमारे देश में। हो सकता है लोगों की यही बद्दुआ लग गई हो प्रधानमंत्री को, क्योंकि अब स्वयं भगवान मोदी के मॉडल स्टेट गुजरात पर कुछ खासा ही मेहरबान हो रहे हैं। शायद ईश्वर ने मोदी जी की सुन ली है और उन्हीं की स्टेट, उन्हीं की पार्टी की सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है। जो काम कैग, कोर्ट, विपक्ष, मेनस्ट्रीम मीडिया ना कर पाई, वो इंद्र देवता ने कर दिखाया है। हिमाचल में मॉनसून में करीबन 90 लोगों की जान जाती है। देश की राजधानी एनसीआर 2 घंटे में पानी में नीचे हो जाती है। पहली बारिश में करोड़ों रुपए से बने हुए नए रास्ते, पॉटहोल जीवी बन जाते हैं। यह भगवान का संकेत नहीं तो और क्या है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तो आम जनता को बहुत टाइम से हो रही है और अब तो ईश्वर का संकेत भी उन्हें दिख रहा है कि हमारे देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है और प्रजा को अब सचेत होने की जरूरत है। उन पे जो राज कर रहे हैं, 2-4 सवाल पूछने की जरूरत है। पता लगाने की जरूरत है कि हमारे देश में असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है जो देश को और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने में लगे हैं, अपनी पॉकेट भारी करने में लगे हैं। और अगर हमारे देश में गिरते हुए पुल और प्लेन, टूटते हुए रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट ऑफ गॉड नहीं तो एक विशाल एक्ट ऑफ फ्रॉड जरूर है, जिसका पर्दाफाश करना देशभक्तों की जिम्मेदारी बनती है। और अगर अपने देश को टूटते हुए देखकर, लोगों को मरते हुए देखकर आप खामोश हो, तो एक काम करो, देशद्रोहियों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कर लो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। गुजरात प्रदेश में लगभग 30 सालों से बीजेपी सरकार का राज चलते आया है। गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए थे 2014 में। लोगों ने तब सोचा था कि गुजरात मॉडल अब देश भर में फैलेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा स्टाइल अलग हो गया। गुजरात के वडोदरा में गंभीरा ब्रिज का एक हिस्सा जो है उसने जल समाधि ले ली और साथ ही 15 लोगों की मौत का कारण वही बनी। अब जो रेस्क्यू है, सहायता, वो 1 घंटे बाद पहुंची। अगर टाइम पर पहुंची होती तो कुछ जाने और भी बच सकती थी। वैसे टाइम पर ब्रिज की हालत भी अगर किसी ने देख ली होती तो यह दुर्घटना होती ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन साफ तरीके से दिखाती है कि ब्रिज की हालत के बारे में गुजरात रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को लिखित में बताया गया था, वार्निंग दी गई थी, लेकिन अफसरों को कोई डैमेज ना दिखा। बस बेयरिंग कोट डैमेज था, उसे बदल दिया, सब चंगासी। लेकिन कई लोकल पत्रकार जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने साफ नंगासी भी दिखाया था। साफ दौर से ब्रिज किस तरीके से खस्ता हालत में है, उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला था। मोरबी दुर्घटना के बाद हमने सोचा था कि कम से कम गुजरात राज्य सरकार की आंखों में थोड़ी सी शर्म होगी, लेकिन कंप्लेंट्स, वीडियो, वाइब्रेशन रिपोर्ट्स के बावजूद न ब्रिज को बंद किया गया, न उसे ठीक किया गया, क्योंकि सरकार को किसी का डर तो है नहीं। और वरी नॉट, अब ये सब होने के बाद भी, 15 जाने के बाद भी इस हत्याकांड के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और वैसे में भी गलती तो कांग्रेस, नेहरू, औरंगजेब, बाबर की है ही। अगर वो ना चला तो सोरोस, सीआईए, आईएसआई वगैरह तो बैठे हुए हैं। लेकिन जब गुजरात के नए नवेले ब्रिज गिरते हैं, तब क्या नेहरू को कोसोगे या पाकिस्तान में आप ब्लेम गेम ढूंढोगे? हटकेश्वर ब्रिज, अहमदाबाद, 100 सालों की लाइफ स्पैन वाली ब्रिज 5 सालों में फेल कर गई।
2017 में इस ब्रिज को बनाया गया था, 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। 4 साल में इसे स्ट्रक्चरली अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया। कौन पनिश हुआ, कौन जेल गया, पता नहीं। हलवाड ब्रिज, मोरबी, एक और मोरबी में घटना। एक ब्रिज जो ओल्ड कोइबा और न्यू कोइबा को कनेक्ट करता है, वो 26 अगस्त 2024 को कोलैप्स कर जाता है। बनने के 1 साल बाद भारी बारिश हो गई थी। अब क्या गलती है, अब भारी बारिश में तो पुल चले ही जाता है, सबको मालूम ही है। मेट्रो फ्लाईओवर सूरत में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा काम हो रहा है। मेट्रो फ्लाईओवर जब बन रहा था, उस पर क्रैक्स दिख रही थी, इनॉग्रेशन से पहले ही क्रैक्स दिख रही थी, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। जब मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था तो ब्रिज का हो गया सत्यानाश। और वैसे ही अंबेडकर ब्रिज मेहसाना में बार बार रिपीट में बोला गया था कि इस ब्रिज को रिपेयर की जरूरत है, देखरेख की जरूरत है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। और एक जो हिस्सा है इस ब्रिज का, वो धस गया, ढह गया। फरवरी 14 को उसका वैलेंटाइन डे हो गया। 2014 में बनी थी, स्ट्रक्चरल इशू जो थी उसको कभी एड्रेस ही नहीं किया गया। और यहां मैं 2022 की मोरबी सस्पेंशन ब्रिज दुर्घटना के डिटेल्स में जा भी नहीं रहा हूं, जहां 140 जाने गई उस ब्रिज पर, जिसे सिर्फ 4 दिन पहले रिपेयर करने के बाद फिर से खोला गया था। इस दुर्घटना के बाद गुजरात फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 2023 के गुजरात स्टेट बजट में 550 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड ब्रिजेस। वो पैसा कहां गया पता नहीं, क्योंकि ये सब करने के बाद, इस दिखावट के बाद, जो ब्रिजेस हैं वो गिरती ही रहीं गुजरात में। अब बंगाल में, केरला में, पंजाब में ब्रिज गिरती तो बात समझ में आती है, ये सब लेफ्टिस्ट एंटी नेशनल सरकारें हैं, गोदी मीडिया को भी कुछ हेडलाइंस मिल जाती। लेकिन यहां तो गुजरात में, देश का जो मॉडल स्टेट है, वहां ऐसी ब्रिजेस गिर रही हैं। हम यहां तो ब्रिजेस अमेरिका के टक्कर में होनी चाहिए थी। 30 साल का विकास देखा था इन ब्रिजेस ने, फिर क्या हुआ? अब देखिए क्या हुआ, बहुत रिस्की है। सरकार से 2 सवाल आप कर लो तो आप पर केस हो जाता है, पड़ोसी आपको एंटी नेशनल बोल देगा, सोशल मीडिया में कमेंट्स आएंगे, इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? तो जब सवाल ही नहीं होगा, जब जवाबदेही नहीं होगी, तो किसी का डर नहीं होगा, और डर नहीं होगा तो मचेगी लूट। आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करप्शन और लूट का राज चल रहा है। नहीं तो कोई फिजिक्स की किताब नहीं है, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है जो इतने नए ब्रिजेस इतनी जल्दी गिरा सके। और इस करप्शन की कला में सारे पार्टी शामिल है। शायद इसीलिए इस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएगा। वैसे विपक्ष ने बीजेपी को कौन से मुद्दे में पिछले 1 दशक में कटघरे में खड़ा किया था, वो मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट्स में अगर आपको मालूम है। तो जब सबके ही हाथ गंदे होते हैं तो ब्रिजेस गिरती रहेंगी, लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए माझेरहाट ब्रिज कोलकाता कोलैप्स 2018, सीएमएसटी फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स्ड इन मुंबई 2019, नई नवेली ब्रिज चिकमंगलुरु में कोलैप्स कर जाती है 2022 में, सिकटी ब्रिज अररिया में बिहार में कोलैप्स कर जाती है 2023 में, और अभी हाल ही में नेशनल हाईवे 66 पूरा केबिन कर जाती है केरला के मल्लापुरम में। और राज्य सरकार केंद्र सरकार को क्या बोले, कैसे फटकार लगाए। पिछले साल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यह बात मानी कि 21 ब्रिज, 15 कंप्लीटेड, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन, 21 ब्रिज गिरी हैं नेशनल हाईवेज पे सिर्फ 3 सालों के अंदर। 2021 और 2024 के बीच में 21 ब्रिज गायब हो गई हैं। हाईवे की दरकार भाई सबको है, देश को भी है, लेकिन हाईवे टू स्वर्गलोक की तैयारी यहां चल रही है। गडकरी जी हाइपर लूप और हाइड्रोजन की इतनी बातें करते हैं, लेकिन कोलैप्सिंग हाईवेज ये वाली कौन सी टेक्नोलॉजी हमने लगा दी है हमारे देश में, ये समझ में नहीं आता। इंटरनेशनल जर्नल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में छपे एक रिसर्च की माने तो पिछले 40 सालों में 2000 से ज्यादा पुल टूटे हैं हमारे देश में। और यह भी कि भारत में एक ब्रिज की एवरेज लाइफ स्पैन इंटरनेशनल एवरेज से काफी कम है। न्यूज रिपोर्ट्स की अगर आप माने, उन्हें खंगालें, तो आपको यह पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में ये जो गिरने की दुर्घटनाएं हैं ये काफी तेज हुई हैं और बढ़ी हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। लगता है रास्ते बनाने में और पुल बांधने में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो हवा के एक झोंके से या पानी के बहाव से ढह जाती है। 2025 के पहले 6 महीनों में कई ब्रिज ढह गए, और पिछले साल तो बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जब 20 दिनों के अंदर 12, मजाक नहीं कर रहा हूं, 12 ब्रिजेस कोलैप्स हो गई। बिहार में सरकार बदल सकती है, लालू राज खत्म हो सकता है, लेकिन करप्शन नहीं हट सकता है। गोपालगंज और भागलपुर 2020, गया 2021, सहरसा बेगूसराय 2022, सुपौल अररिया 2023, दरभंगा पूर्णिया 2024, कोई भी साल आप उठा लो, आपको ब्रिज कोलैप्स बिहार में मिल जाएगा। उधर राजस्थान में उद्घाटन से पहले ही रास्ता गायब,
महाराष्ट्र में इंसान अपने हाथों से रास्ता उखाड़ रहा है, सुपर ह्यूमन। और यह है मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। खरबों करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है यहां से, है द सिटी नेवर स्लीप्स। लेकिन बारिश ऐसा आया कि यह हाल हो गया कि लग रहा है कोई मिसाइल आ गया है और उसने इतना बड़ा खड्डा बना दिया है, पूरा का पूरा ट्रक ही भूमि प्रवेश कर चुका है। यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, 15,000 करोड़ से बनी। प्रधानमंत्री ने इसको उद्घाटन किया, उसके उद्घाटन के 5 दिनों के अंदर दरार आ गई इस नए एक्सप्रेसवे में। ऐसे रस्तों का फिर नतीजा क्या होता है, आपके और हमारी जिंदगी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। 2018 और 2020 के बीच में 5,000 जाने गई हैं, ऑफिशियल आंकड़े बता रहा हूं, 5,000 जाने गई हैं हमारे देश में सिर्फ पॉट होल्स के चलते। और बाय द वे, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फिर से बनाने का खर्चा आपके और मेरे पॉकेट से ही जाएगा, आपके और मेरे टैक्स से ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर तो आराम करेगा। तो कॉकरोच की तरह जीते रहो, या तो कुचले जाओगे रास्ते पर, या फिर चुपचाप मरते मरते टैक्स भरते रहो। एक टाइम पर जावेद साहब ने खूब लिखा था, जहां रास्ते हैं वहां मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं। यू गेट माई पॉइंट। अब सुनिए मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह क्या कहते हैं, जहां रास्ते हैं वहां गड्ढे हैं। अब सड़कों का जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। अब ऐसे गड्ढे जीवी देश को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, आप खुद ही सोचो कि हमारे देश में मेक इन इंडिया कोई इंटरनेशनल कंपनी करना चाहता है, वो सबसे पहले क्या चीज देखेगा? वो सबसे पहले कनेक्टिविटी देखेगा कि भैया मेरी फैक्ट्री मार्केट से कितना दूर है, मेरी फैक्ट्री में सामान कितनी स्पीड से आएगा, सरकार ने किस क्वालिटी और स्पीड और रिलायबिलिटी की कनेक्टिविटी दी है। उसके बाद वो पावर देखेगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी वगैरह देखेगा। अब सोचो कि उसे दिखने को क्या मिलता है? उसे यह दिखने को मिलता है कि सरकार खुद ही इस ब्रेक इन इंडिया प्रोग्राम में शामिल है, कि सरकार खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग को चला रहा है। इस असली टुकड़े टुकड़े गैंग को समझने के लिए पहले तो अपने माइंड को थोड़ा खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी, और फिर पॉलिटिशियन बिल्डर नेक्सस को समझना पड़ेगा। और ये बहुत बेसिक लेवल पर समझते हैं, ऊंचे लेवल के करप्शन को अभी छोड़ देते हैं। अगर आप स्टेट लेवल की भी आप बात कर लो तो एमएलएज जो हैं, उनको हल्का मत लीजिएगा, जो एमएलएज हैं उनका बहुत इंफ्लुएंस होता है। जो प्रोजेक्ट होता है, एलोकेशन जो होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो किसे मिलते हैं? अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर एक स्टडी की गई कि ये जो रूरल रोड्स हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, एंबिशियस है, इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिटिशियंस देते किसको हैं कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं उन्हीं के नेटवर्क, उन्हीं के किन्स, उन्हीं के जान पहचान के लोगों को। इस प्रेफरेंशियल एलोकेशन सिस्टम से जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, उसको हम कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को अक्सर ब्राइब के बदले दिया जाता है। तो आप सोचिए, मामा भतीजा ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी लिया, किसी काबिल कॉन्ट्रैक्टर को यह मिल गया, तब भी ब्राइब में 50-60% तो उसका लेन देन में ही निकल जाता है। तो उसके पास बचेगा क्या? वो रेत ही तो डालेगा सीमेंट की जगह। और ये नेक्सस और भी आगे जाता है। ये सिर्फ बिल्डर और नेता का नेक्सस नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियर्स भी शामिल है, क्योंकि ये जो लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है वो ब्राइब लेकर ये इंजीनियर और बाबू ही पास करते हैं। और इसीलिए आप बहुत बार देखोगे कि करप्शन ऐसे होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग हो जाता है। माने फंड्स डिस्पर्स हुए थे, फाइल पर पूरी नोटिंग है, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट कहीं आपको दिखती नहीं है, या वीराने में आपको दिखेगा कि एक ब्रिज इन द मिडिल ऑफ नोवेयर बना हुआ है। और ये जो प्रेफरेंस है ना, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है, इसी के वजह से इंफीरियर मटेरियल भी उसमें लगता है, क्योंकि एजेंडा यहां एक साफ है, किसी को अपना नाम नहीं कमाना है, सिर्फ पैसे कमाने हैं। और रिपीटेड ये जो कोलैप्स आप देखते हो, इससे पब्लिक का ट्रस्ट तो चले ही जाता है, लेकिन ये जो नेक्सस है ये प्रायोरिटाइज करता है कि जितनी जल्दी हम पैसा इकट्ठा कर ले और यहां से कट ले। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन रेप्यूटेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि लॉन्ग रन में वैसे में भी आप मुगलों और औरंगजेब को ब्लेम कर दोगे। अभी आपको सिर्फ पैसा कमाना है। तो ये जो रियल टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, वो है नेता, वो है बिल्डर और वो है बाबू। इनके नेक्सस से ही हमारे देश को खोखला किया जा रहा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप ढिंढोरा सुन रहे हो, इसमें बहुत सारा अभी ब्लोबैक बाकी है। अभी तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का यह हालत हो रहा है। सोचो 5 साल में देश का क्या हाल होगा जब इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की असलियत हमारे सामने आएगी। अब आप बोलोगे यार देशभक्त इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो, सोल्यूशन तो तुम देते नहीं हो। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि पहले तो मानो कि एक प्रॉब्लम है हमारे देश में बहुत बड़ी, उसके बाद हम सोल्यूशन की बात कर सकते हैं। पहले मानो कि सारे पार्टी चोर हैं, इफ नॉट गोभी देन हु, अगर ये नहीं तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े, ये सब छोड़ दो।
पहले यह समझ लो कि सब हमारा काटने के लिए बैठे हुए हैं, नेता हो, बिजनेसमैन हो, बाबू हो। ये जो बाबुओं के घर में 5,500 करोड़ रुपए मिलते हैं, ये कहां से मिलते हैं? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले दरकार है कि आपको एक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस करना होगा। एक वजह है ना जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी आप ले लीजिए या योगी आदित्यनाथ को बोला जाता है कि ये करप्शन से ऊपर है, क्योंकि ये इनका भाई, भतीजा, चाचा, इनका ये सब चक्कर नहीं है। तो आपको जो डिजिटल प्रोसेस करना है वो उसी तरीके से करना है कि भैया कोई नेता अपने रिलेटिव को एक्सेस ही ना दे पाए। इट इज कंप्लीटली डिजिटल, इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, जिससे नेता कोई परिवारवाद ना कर पाए, जिसके बूते पर बीजेपी काफी पॉलिटिक्स भी खेलती है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड क्वालिटी ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। अब देखिए, है तो हमारे देश में कैग, लेकिन पिछले बार कैग ने क्या काम किया था, क्या रिपोर्ट किया था, उसकी कितनी सुनी जाती है हमें पता नहीं। लेकिन इसीलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक अलग कैग बैठाना होगा जो हमारे रास्ते, हमारे पुल को ट्रैक करेंगे। और इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा, नंबर 3, कि हम खुद कैग बन सकते हैं, हम खुद ऑडिटर बन सकते हैं। देश की जनता को ऑडिटर बना दो। कैसे? सिंपल है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, लाइव ट्रैकिंग कर दो। आप एक लाइव डैशबोर्ड बैठा दो कि भैया ये है हमारा नेशनल डैशबोर्ड, इसमें देश में जो जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं आपको दिख जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट है, किसने एलोकेट किया था, कब शुरू हुआ था, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूटर जो है उसकी रेप्यूटेशन क्या है, कितने कॉस्ट में इसको दिया गया है, कितना टाइम ओवररन हो रहा है, परचेज ऑर्डर कहां है, कितने में सामान परचेज किया है। सारा का सारा कॉस्ट ओवररन और धांधली 2 मिनट में पकड़ी जा सकती है। लेकिन पॉलिटिकल क्लास अगर इसे करने लगी तो उसका जो मेजर फंडिंग का जरिया है वो खत्म हो जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन मैं हमेशा देशभक्त पर कहता आया हूं कि स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लेजिस्लेशन हमारे देश में चाहिए। आज का एग्जिस्टिंग एंटी करप्शन लॉ, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बहुत फीका है। पिछले बार आपने कब किसको सीरियस पनिशमेंट झेलते हुए देखा था करप्शन के लिए, जबकि खरबों रुपए का करप्शन होता है हमारे देश में। मैं इसीलिए एक छोटा सा चाइना का एग्जांपल लेता हूं। जब चोंगक्विंग ब्रिज कोलैप्स हुआ था 1999 में, तो एक लोकल डेप्यूटी को वहां सजाए मौत सुनाई गई थी और काफी इंजीनियर्स हैं जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया था। 2011 में हाई स्पीड रेल क्रैश हुआ था, रेलवे मिनिस्टर को जेल फॉर लाइफ दिया गया था। अब लिबरल्स बोलेंगे अरे 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 हम चाइना नहीं है, हम तो डेमोक्रेसी है। तो लगाओ फिर कोर्ट्स को वर्क में। एक कोई तो फिगर होगा आपके मन में, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, एक लेवल की धांधली तो होगी जिसके बाद वो फाइनेंशियल करप्शन तो और टेररिज्म ही हो गया ना। अगर 1000 करोड़ की कोई धांधली करता है, स्कैम करता है, वो कसब हुआ कि नहीं हुआ। और आपको मेरिट बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर चूज करना पड़ेगा। यह नहीं है कि कोई चाचा भतीजा आके एक रेट लगा गया और मैं सस्ते में काम कर दूंगा। आप देखो किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, आप उसका हिस्ट्री देखो, टेक्निकल एक्सपर्टीज देखो, पास्ट परफॉर्मेंस देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखो। ये लोएस्ट बिड का क्या चक्कर चल रहा है, इसीलिए तो चीजें ढह रही हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और विसल ब्लोअर एक्ट प्रोटेक्शन ना, कि भैया किसी ने आकर किसी की पोल खोल दी तो आपको वो विसल ब्लोअर को बचाने की जरूरत है। हमारे देश में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ नाम का ही है, उसे भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। नेट देशभक्त पर आज मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि सिस्टम को सवाल उठाना, हमारे जो नेतागण हैं उन पर सवाल उठाना सबसे बड़ी देशभक्ति वही है, क्योंकि ये नेता बाबू, ये जो नेक्सस है, यही हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज में बोल रहा हूं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो सबसे सवाल आप पूछो जो आपके देश में ये जो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और किसी भी पार्टी को सवाल पूछना ना, वो किसी और पार्टी की एडवोकेसी नहीं है। आपने किसी को वोट किया है तो सवाल तो आप उसी से पूछोगे ना, ऑपोजिशन पार्टी से थोड़े ना पूछोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज मुझे सोशल मीडिया में अब दिखने लगी है कि बहुत लोग सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने लगे हैं, जो कि पूछना चाहिए। मरे हुए ऑपोजिशन से सवाल पूछकर कुछ नहीं होगा। स्पीक अप। जो आपका सोशल मीडिया है बहुत पावरफुल वेपन है। रिकॉर्ड करो वीडियो, ट्रेंड करो, हैशटैग, सवाल पूछो मंत्रियों से। मैं बता रहा हूं, देश की सत्ता, देश की रूलिंग पार्टी को एक ही चीज से डर लगता है, वो है अलर्ट अवेयर सिटीजनरी। जब आप अलर्ट अवेयर हो जाओगे, मैं बता रहा हूं, कोई आपसे मजाक नहीं कर पाएगा, कोई आपको हल्के में नहीं ले पाएगा, कोई आपके मुंह पर यही नहीं बोल पाएगा कि जब तक रस्ते हैं तब तक गड्ढे हैं। हमारे रस्ते तो अमेरिका से भी ज्यादा अच्छे हैं और जनता सुन भी लेती है। जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि एयर इंडिया क्रैश को 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई जवाब हमें मिला नहीं है सरकार से कि ये क्रैश क्यों हुआ है। आशा करता हूं ये जवाब जल्दी मिले, लेकिन जब तक आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा क्रैश भूल जाओगे, हमारे देश के इतिहास में सबसे वर्स्ट क्रैश, उसको आप इतनी जल्दी भूल जाओगे, तो शायद सरकार भी इसे हल्के में ले लेती है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारा करप्शन जो हो रहा है, वो भी लोग भूल ही जाएंगे। भूलने मत दीजिएगा, उन्हें कटघरे में लाइए, उनसे सवाल पूछिए, क्वेश्चन एवरीथिंग एवरी डे। जय हिंद।